हेलो फ्रेंड्स, मैं लिपुन आप सबको आपका ही यूट्यूब चैनल बिंदास क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमने पढ़ रहे थे एनसीईआरटी साइंस से, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हम डिस्कशन करेंगे, तो पार्ट वाइज करेंगे। तो पहली वीडियो में मैं क्लास 6 का 2 सब्जेक्ट कवर किया था। आज हमने उसके बाद से पढ़ेंगे। तो जो भी दोस्तों पहले वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का टॉपिक नंबर 3, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, रूई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। ऑप्शन नंबर सी, रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऑप्शन डी, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जिसको भी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट में बता सकता है, तो बताइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आंसर बता देता हूं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। तथा कथन भी गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो समझ में आ रहा है? अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 1 में दिया गया है फ्लेक्स, 2 में दिया गया है पॉलिएस्टर, और 3 में दिया गया है नायलॉन, और 4 में दिया गया है एक्रिलिक, और 5 में दिया गया है रेशम। तो उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? क्वेश्चन में ये आपको पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। क्या बताना है आपको? कौन से संश्लिष्ट तंतु। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में दिया गया है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी में दिया गया है केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन सी में दिया गया है केवल 1 और 5। ऑप्शन डी में दिया गया है केवल 2, 3 और 5। तो कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। तो पहले हम जानते हैं कि जो संश्लिष्ट तंतु होता है वो क्या होता है। ना ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, उसे संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं व कहते हैं। तो पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है। तो कपास, जूट, फ्लेक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पटसन जूट जिसको बोलते हैं हम, उसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है, मतलब कहाँ की जाती है पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में दिया गया है पश्चिम बंगाल, 2 में दिया गया है केरला, और 3 में दिया गया है बिहार, और 4 में दिया गया है असम। तो बताओ दोस्तों व्हाट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपके लिए केवल 1, 2 और 3, और बी में दिया गया है केवल 2, 3 और 4, और सी में दिया गया है केवल 1, 3 और 4, और डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो कमेंट में आंसर बताओ दोस्तों। चलिए मैं बताता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।
ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। केवल 1, 3 और 4, 1 यानी कि पश्चिम बंगाल, 3 यानी कि बिहार और 4 यानी कि असम। तो भारत में जो पटसन व जूट बोल सकते हो आप, उसकी जो खेती वो किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में होती है। ठीक है, तो पटसन की खेती प्रमुख रूप में इन्हीं जो 3 स्टेट है इनमें होते हैं। ठीक है, तो अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में बताया गया जो पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। 2 में बताया गया पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। और 3 में बताया गया रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बोलना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी में बताया गया कि केवल 2 और 3, ऑप्शन डी में बताया गया केवल 1, 2 और 3। तो बताओ कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। तो कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। चलिए मैं आंसर बता देता हूं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब तीनों कथन सही है। क्यों? क्योंकि पटसन जो होता है, जूट जो होता है, पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबाकर रखते हैं। जल में डुबाने से तने क्या होते हैं? गल जाते हैं। और पटसन तंतु को क्या उसके बाद करते हैं, जो ऊपर का छाल जिसको बोलते हैं उसको पृथक कर देना, अलग किया जाता है। ठीक है, तो कटाई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से जो रेश होते हैं पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी टॉपिक से जो तंतु के वस्त्र तक, टॉपिक नंबर 3 से यही कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, वस्तुओं के समूह बनाना, ये टॉपिक का नाम है। चलिए इस टॉपिक से भी मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं, चलिए जानते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में बताया गया कि ऑक्सीजन, 2 में बताया गया सिरका, 3 में बताया गया मिट्टी का तेल और 4 में बताया गया नींबू का रस। अभी क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से जल में विलय है। तो ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी में केवल 2 और 4। तो बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा, कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए मैं बता देता हूं। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4, यानी कि 3 जो है मिट्टी का तेल विलय नहीं है। तो आपने कभी पानी में मिट्टी का तेल डाला होगा, क्या होता है? ऊपर ही दिखाई देता है कि ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? तो कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जल में विलय पदार्थ व गैस कहलाता है। तो विलय का मतलब समझ लिया आपने, जो पदार्थ हम अगर जल में मिलाएंगे तो पूर्णतः वो मिल जाना चाहिए जल में, तो फिर उसको हम विलय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय है। सिरका मतलब क्या है? चीनी। तो ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस क्या होता है? जल में पूर्णतः क्या होता है? विलय हो जाता है। और कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में बताया गया स्टील की प्लेट, 2 में बताया गया तेल लगा कागज, 3 में बताया गया गत्ते का डिब्बा और 4 में बताया गया कांच। तो अभी क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से पदार्थ पारभासी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलुसेंट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में केवल 2, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3, ऑप्शन डी में केवल 2 और 4। बोलो दोस्तों
आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों हम पहले जानते हैं कि समझते हैं कि पारभासी क्या होता है। तो पारभासी वो होता है वो पदार्थ जिसके आर पार स्पष्टतः देखा जा सकता है, उसे हम पारदर्शी व ट्रांसपेरेंट, तथा जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी व अपाक्यू, इंग्लिश में अपाक्यू कहते हैं। ठीक है, तो कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। क्यों? कांच के अगर इस साइड देखो तो उस साइड क्या दिखाई देता है, गत्ते में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दिखा जा सकता, उन्हें पारभासी व ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, केवल 2। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा कि पारदर्शी, अपारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है। तो तीनों क्वेश्चन अगर मैं ये एग्जाम्पल एक लाया हूं, अगर इसी तरह क्वेश्चन हो रहा है तो मैं आशा करता हूं कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में बताया गया कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। तो 2 में बताया गया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं, पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। तो अभी आपको क्या पूछ रहा है ना, उपयुक्त में से कौन से या कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि आपको कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बताया गया केवल 1, ऑप्शन बी में बताया गया केवल 2, या ऑप्शन सी में बताया गया केवल 1 और 2, सॉरी ऑप्शन सी में बताया गया 1 और 2 दोनों ना, ऑप्शन डी में बताया गया इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए आंसर बताइए दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ आपको आंसर। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारे जो चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी हैं, ना कि एक ही पदार्थ से। ठीक है, इसीलिए जो केवल 2 है वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। बड़ा ही मजा आने वाला है, तो आगे देखते रहिए। धीरे धीरे, ये क्वेश्चन क्लास 6 का है इसलिए आपको इजी लग रहा होगा। जैसे ही हम आगे क्लास में जाएंगे हमें क्वेश्चन अच्छा खासा मिलने लगेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं टॉपिक नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ के पृथक्करण जो सेपरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 1 में बताया गया है निष्पावन, ठीक है, 2 में बताया गया है निस्तारण और 3 में बताया गया निस्त्यंदन। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से पृथक्करण की विधि विधियां है? तो बताओ दोस्तों, कौन सा इनमें से जो तीनों विधि आपको बताया गया इनमें से कौन सा विधि पृथक्करण के लिए विधि है? तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, या ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ना ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो बताओ दोस्तों। चलिए मैं बताता हूं, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, मतलब तीनों ही जो विधि है वो पृथक्करण के लिए है, मतलब अलग करने के लिए है। तो निष्पावन, निस्तारण और निस्त्यंदन तीनों ही मिश्रण से अवयव के पृथक्करण की विधियां हैं। तो इसके अतिरिक्त हस्तचयन व हैंड पिकिंग, चालन जिसको हम स्लेविंग बोलते हैं, अवसादन जिसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, और थ्रेसिंग और बाष्पन इवापोरेशन भी मिश्रण से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां भी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या विधियां हैं सेपरेशन करने के लिए, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा इसलिए मैंने छोटा कर दिया हूं, तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। पृथक्करण की विधियों की प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद बता देंगे कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्त्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है।
बी में बताया गया रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कणों तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन सी में बताया गया कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों के निस्त्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। और डी में बताया गया बाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो चारों कथन आपको बताया गया, इनमें से हमें ये वो कथन चुनना है जो सही नहीं है। तो मैं ऑप्शन लाया नहीं हूँ, भूल गया हूँ। चलिए ऐसे ही बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। भूल चुका हूँ ऑप्शन लाना, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए ऐसे ही बता देते हैं। तो इसका जो कथन सही नहीं है वो है बी, ठीक है। बी कथन जो है वो सही नहीं है। तो चालन प्रक्रिया में चलनी, जिसको हम छन्नी बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इनमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को छानकर अलग किया जाता है। जैसे छोटे और बड़े मिले हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, छन्नी का हेल्प से, मदद से छोटे को क्या होते हैं बड़े से अलग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अधिक महीने अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इसे प्रक्रिया को निस्त्यंदन कहते हैं। जैसे घुले हुए होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, जो ज़्यादा मिलावटी वाले होते हैं, जैसे मान लो खराब पानी हो गया, कुछ मतलब ज़्यादा कचरा मिला हुआ हो, तो उसको हम क्या करते हैं, किसी कपड़े अथवा फिल्टर उसका उपयोग करके हम अलग करते हैं उसको। उसी प्रक्रिया को हम निस्त्यंदन कहते हैं। तो दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण की कणों को अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाते हैं। प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। जैसे मान लो खराब पानी जो इसमें मिट्टी मिली हुई हो, उसको आप क्या करोगे, थोड़ी देर रख दो बाहर, वो क्या होता है, नीचे जो रेत होते हैं जो वो क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे हम जो ऊपर साफ पानी रहते हैं, नीचे जितने भी कचरा होते हैं, जितने भी मिट्टी होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे फिर ऊपर का पानी को दूसरे पात्र में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है। तो कथन भी क्या होगा, गलत होगा। तो द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए बाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को बाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घुला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संतृप्त विलयन, ऑप्शन बी असंतृप्त विलयन, ऑप्शन सी कोलाइड विलयन, ऑप्शन डी जेल। तो बोलो दोस्तों, व्हाट इज द राइट आंसर, कमेंट में बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, मतलब संतृप्त विलयन। तो जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घुली जा सके, वो उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए बढ़ती है, ना ऑप्शन बी घटती है, ना ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ना ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो होगा मैं बता देता हूं, चलिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब बढ़ती है। तो विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी क्या होता है, विलयता बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पे रखता हूँ। नेक्स्ट जो क्लास 6 का जो बचे हुए टॉपिक है और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है हमारे चारों ओर के परिवर्तन है, उसके बाद जो है पौधों को जानिए, पौधे के बारे में भी पढ़ेंगे, जो बहुत ही मजा आने वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। जय जगन्नाथ।